Let us discuss the effects of October Revolution. Most industry and banks were nationalized in November 1917. 1917 तक क्या हुआ कि बहुत सारी इंडस्ट्री, फैक्ट्रीज और बैंक्स उसको सरकार ने अपने अंडर में ले लिया था. Land was declared social property and peasants were allowed to seize the land of the nobility. जो ज़मीनें थी वहाँ की जितनी भी, उसे सामाजिक प्रॉपर्टी घोषित किया गया, यानी जनरल प्रॉपर्टी वो सभी की थी. और पीजेंट्स को ये छूट दे दी गई कि वो चाहे तो नोबल्स की ज़मीन को भी अपने अंडर में ले सकते थे. यूज़ ऑफ ओल्ड एरिस्टोक्रेटिक टाइटल्स वर बैंड. पहले के ज़माने में नोबल्स को राजा टाइटल्स देते थे, नाइट के, सर के, इन सब के, तो ये सारे टाइटल्स को बैन कर दिया गया था. न्यू यूनिफॉर्म्स वर डिज़ाइंड फॉर द आर्मी एंड ऑफिशियल्स. सभी अधिकारियों के लिए और सेना के लिए नई यूनिफॉर्म्स बनाई गई थी. रशिया बिकेम अ वन पार्टी स्टेट, यानी वहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टी का रूल होता था, जैसे आज चाइना में है. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना आज पावर में है वहाँ पे, कि वहाँ पर हमेशा वही पार्टी की सरकार बनती थी. तो रशिया में भी उस समय वही स्थिति आ गई थी. ट्रेड यूनियंस वर केप्ट अंडर पार्टी कंट्रोल. जितने भी ट्रेड यूनियंस थे वो सभी के सभी, जो वर्कर्स के ग्रुप्स थे वो सभी के सभी किसके अंडर में थे? पार्टी के. बोल्शेविक्स उस समय पावर में थे. अ प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड दिस लेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ. सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग सिस्टम लाया गया. सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग सिस्टम लाया गया यानी सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती थी क्या होना है, कैसे होना है, कब होगा. और इससे फ़ायदा ये हुआ कि इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ी. इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज्ड. नई पॉलिसी के कारण इंडस्ट्री में प्रोडक्शन बढ़ा, क्योंकि उसको सरकार ने फंडिंग दी और लोगों को काम मिला और मैक्सिमम तरीके से उसका ग्रोथ देखा गया. एन एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप्ड. सरकार ने हर गली, हर गांव में, टाउन में, सिटीज़ में चेन ऑफ स्कूल्स शुरू की और एक सिस्टम डेवलप किया. एंड देन कलेक्टिवाइजेशन ऑफ फार्मर्स स्टार्टेड और फार्म्स स्टार्टेड, यानी अब जो फार्म लैंड था वो किसी एक व्यक्ति का नहीं था, इट बिलोंग टू द एंटायर कम्युनिटी और सब लोग वहाँ पे मिल के फार्मिंग करते थे. इट वॉज नोन एज कलेक्टिव फार्मिंग. द सिविल वॉर. लेकिन जब ये सब चल रहा था तो और भी कुछ पीछे होने वाला था. अब कहानी है सिविल वॉर की, यानी गृह युद्ध. देश के अंदर ही दो गुटों में लड़ाई हो जाना. तो व्हेन द बोल्शेविक्स ऑर्डर्ड लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन द रशियन आर्मी बिगेन टू ब्रेकअप. जब बोल्शेविक पार्टी के लोगों ने, जो समय सत्ता में थे, उन्होंने ये घोषणा की कि हम लैंड को दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे पीजेंट्स में, तो रशियन आर्मी जो थी वो टूटने लगी थी. अब ग्रुप बन गए थे नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट, लिबरल्स एंड सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी कंडेम्ड द बोल्शेविक अपराइजिंग. अब जो सोशलिस्ट थे लेकिन जो नॉन बोल्शेविक्स थे, बोल्शेविक पार्टी के नहीं थे लेकिन फिर भी समाजवादी थे, तो ये ग्रुप, उसके बाद लिबरल्स जिनका अपना ही अलग फंडा था, जबको मैंने पहले आगे बताया है, वो लिबरल्स, और ऑटोक्रेसी के जो सपोर्टर थे, किंग के सपोर्टर जो थे, उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया. दे फॉर्म देयर ट्रूप्स एंड वर कॉल्ड ग्रीन्स विच वुड फाइट अगेंस्ट बोल्शेविक रेड. उन्होंने अपनी सेना बनानी शुरू की और नाम दिया गया ग्रीन्स. तो लिबरल्स और इन सबकी सेना को मिला के क्या बना? ग्रीन्स. और बोल्शेविक्स जो थे, दे टू वेयर रेड यूनिफॉर्म्स. तो रेड्स, तो ग्रीन्स वर अबाउट टू फाइट द रेड्स. द प्रोज आर वाइट्स कंट्रोल्ड मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर. और एक और ग्रुप था इसमें जो जार के सपोर्टर थे, राजा के सपोर्टर थे, दे वर नोन एज वाइट्स. आज भी रशियन एम्पायर को उस समय वही सबसे ज़्यादा कंट्रोल कर रहे थे. बोल्शेविक्स और ये, इन्होंने स्मॉल स्मॉल पॉकेट्स में थे अभी तक, अभी बड़े पैमाने पे नहीं आए थे. तो इस तरह से तीन ग्रुप हो गए, ग्रीन्स, वाइट्स और रेड्स. दे वर सपोर्टेड बाय फ्रेंच. अब ये जो वाइट्स थे इनको सपोर्ट था फ्रेंच का. फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश एंड जापानीज ट्रूप्स, इनको 4 देशों का सपोर्ट था. ऑल दिस फॉट अ वॉर विद द बोल्शेविक्स. इन सब ने मिल के बोल्शेविक्स जो यानी कि रेड्स जो थे उनके साथ युद्ध लड़ा. मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी. The Bolsheviks kept industries and banks nationalized during the Civil War.
बोल्शेविक्स ने क्या किया, उन्होंने सिविल वॉर के दौरान भी, उस समय भी इंडस्ट्री और बैंक को अपने कब्जे में ही रखा, नेशनलाइज ही रखा उसे। अ प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज प्लानिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड, रैपिड कंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टेड। बहुत ही तेज गति के साथ कंस्ट्रक्शन भी शुरू हुआ और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी शुरू हुआ। एंड एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम वॉज ऑल्सो डेवलप्ड। अब बात करते हैं स्टालिन की एंड इज कलेक्टिव फार्मिंग। अब बोल्शेविक्स का पावर था रशिया में, लेनिन की डेथ हो चुकी थी। अब बारी थी जोसेफ स्टालिन की, मार्शल जोसेफ स्टालिन, जो उस समय के यूएसएसआर के अब हेड थे, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के हेड थे, यानी कि रशिया के हेड थे। तो स्टालिन बिलीव्ड दैट रिच पीजेंट्स एंड ट्रेडर्स स्टॉक्ड सप्लाइज टू क्रिएट शॉर्टेज ऑफ ग्रेन्स। स्टालिन का ये मानना था कि जो अमीर किसान हैं और ट्रेडर्स हैं वो क्या करते हैं कि फूड ग्रेन्स को स्टॉक कर देते थे ताकि मार्केट में इसकी शॉर्टेज रहे। हेंस कलेक्टिवाइजेशन वॉज द नीड ऑफ द आवर। तब उसको भी लगा कि भाई नहीं, कलेक्टिवाइजेशन ही बेस्ट तरीका है, एंड दिस सिस्टम वुड ऑल्सो हेल्प टू मॉडर्नाइज फार्म्स। और इस सिस्टम की वजह से फार्मिंग में मॉडर्नाइजेशन देखना मिलेगा। दोज फार्मर्स हु रेजिस्टेड कलेक्टिवाइजेशन वर पनिश्ड, डिपोर्टेड और एक्साइल्स। और जिन किसी किसानों ने कलेक्टिवाइजेशन का विरोध किया उन्हें या तो सज़ा हुई, उनको देश से निकाल दिया गया, या तो फिर कहीं और भेज दिया गया। ग्लोबल इन्फ्लुएंस। अब यूएसएसआर का दुनिया में क्या असर रहा या उसका इन्फ्लुएंस कहाँ तक रहा, क्या प्रभाव रहा उसका। तो बाय द 1950s it was recognized in the country and outside that everything was not in keeping with the ideals of the Russian Revolution. साल 1950 आते आते ये एहसास होने लगा कि जो भी हमने सोचा था वैसा सब कुछ नहीं हो रहा। रशियन रेवोल्यूशन जिस बात को लेके किया गया था वो अब कहीं ना कहीं गायब हो रही थी। दो इट्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड एंड द पुअर वर बीइंग फेड, द एसेंशियल फ्रीडम टू इट्स सिटीजन्स वॉज बीइंग डिनाइड। भले ही इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर डेवलप की हो, भूखे लोगों को खाना मिल रहा था, लेकिन जो बेसिक फ्रीडम थी, ज़रूरत वाली फ्रीडम थी, वो उसके नागरिकों को नहीं दी जा रही थी। हावेवर इट वॉज रिकॉग्नाइज्ड दैट सोशल आइडियल्स स्टिल एंजॉय रिस्पेक्ट अमंग द रशियंस। लेकिन ये भी पता किया गया कि भले ये प्रॉब्लम है, फ्रीडम नहीं मिलना, लेकिन आज भी लोग इस बात से संतुष्ट थे कि उन्हें वो सोशलिस्ट आइडियल्स जो थे उसकी आज भी रिस्पेक्ट वहाँ की जाती थी। बट इन ईच कंट्री द आइडिया ऑफ सोशलिज्म वर रीथॉट इन अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट वेज। तो यूएसएसआर को लेकर जो जितनी भी कंट्रीज थी आपस में रशिया के साथ साथ, उन सभी इलाकों में अब इस पर चर्चा छिड़ चुकी थी कि क्या हमें इन आइडियल्स को कंटिन्यू करना है या नए आइडियल्स की ज़रूरत पड़ेगी। और हर देश ने अपने हिसाब से उन आइडियल्स को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट या रीथॉट भी किया।